हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिज़िक्स फेम चैनल पर फिर दोबारा से। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आज के इस वीडियो में स्पेशल है, वो ये है बच्चों। आज हमें ये देखना है, आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या इन दोनों फोर्सेस में कोई समानता यानी कि सिमिलैरिटी भी है या फिर कुछ डिससिमिलैरिटी भी है? ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? सिमिलैरिटीज़। अब सिमिलैरिटीज़ में क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अप्लाई होता है, सभी को जब पता है। उसके साथ साथ उन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। जहां पर Q1 Q2 दोनों चार्जेस का अमाउंट है, कितना मैग्नीट्यूड है उन चार्जेस का, इस मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आपको पता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसके सफिक्स में मैं E लगा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, Fg। तो ये होता है किसके बराबर? कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी के चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डिस्टेंस में देखें तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अब ये कैपिटल जी की बात अगर हम करते हैं तो कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कैसा रहेगा बच्चों? ये पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ दोनों देख रहे हैं कि ये बोथ फोर्सेस फॉलो कर रहे हैं किसे? सेम रूल को। यहाँ पर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ इन दोनों में सेम है नहीं है? देखिए आप। ठीक है, उसके बाद में दोनों ही लॉ, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो आप सिमिलैरिटी समझे? क्या है सिमिलैरिटी? कि दोनों सेम फोर्स, मतलब जो पैटर्न है उसको बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये भी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी मासेस के प्रोडक्ट के, दो बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है। मेरी बात आप समझे? जल्दी बताइए। ओके, पहली सिमिलैरिटी ये है आपकी जो आपने देखा। दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं? कंजर्वेटिव। कैसे हैं दोनों ही फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक, बात आई समझ में? कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? आप ये सोचे होंगे कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कोई भी अगर हम वर्क डन करते हैं इन दोनों फोर्सेस के अंदर, चाहे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क डन करें, चाहे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क डन कीजिए, लेकिन दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्स के बीच में किया गया वर्क डन, यानी कि इन फोर्सेस में अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए मुझे एक पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर जाना है और ये लेकर जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो इसमें जो मैं वर्क डन करूँगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिपेंड करेगा, इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं या आप सीधे जा रहे हैं। ठीक है,
इस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है और ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है। मेरी बात आप समझे? गुड। तो एक सिमिलैरिटी ये है इसमें। अगली जो सिमिलैरिटी है हमारी वो है कि दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं। कैसे हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों ही फोर्स जो है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर अप्लाई होते हैं, सेंटर टू सेंटर अप्लाई होंगे ये। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला पार्ट यहाँ का पार्ट बॉडी का यहाँ फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्ट बॉडी का यहाँ फोर्स लगा रहा है, नहीं, पूरी बॉडी एज ए सेंटर्ड कंसीडर की जाएगी यहाँ पर, और ये भी पूरी बॉडी एज ए सेंटर कंसीडर की जाएगी, और ये जो फोर्स है ये सेंटर से सेंटर पर अप्लाई होगा। बात समझे? ठीक है, वेरी गुड। अब चौथी बात जो इसमें आती है वो ये है कि दोनों ही फोर्स लाइन जॉइनिंग होते हैं। कैसे बच्चों? लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग फोर्स। लाइन जॉइनिंग फोर्स क्या बात है? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दोनों ही एक लाइन जॉइनिंग पर होते हैं, यानी कि अगर मैं इससे देखूं और इस पर देखूं तो ये लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा है कि मेरे पास में एक बॉल है और मैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर उसे फ्री फॉल करता हूं तो वो बिल्कुल सीधी आएगी ना, ऐसा तो नहीं आएगी इधर उधर होती हुई, या ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे आई नीचे, बिल्कुल सीधी आएगी। तो इसका मतलब क्या है? लाइन जॉइनिंग फोर्स। तो दोनों ही फोर्स लाइन जॉइनिंग फोर्स है, दोनों ही फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और सेम रूल को ये दोनों ही फोर्स अप्लाई करते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। बात आई समझ में? गुड। अब चलते हैं डिसिमिलैरिटी की तरफ। ठीक है, अब डिसिमिलैरिटी की तरफ जाते हैं हम। अब देखें डिसिमिलैरिटीज में क्या होता है। बच्चों मेरी बात आ रही है आपको समझ में? डिसिमिलैरिटीज, तो डिसिमिलैरिटीज में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी क्या है बताएंगे आप? चलो लाइव सेशन में मैं बात करूंगा किसी दिन आपसे। अब मैं ये खुद बता रहा हूं आपको कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी है वो ये है। देखिए, अगर सपोज करो मेरे पास में दो चार्ज हैं, एक पर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे पर भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, राइट। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों चार्ज रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है चार्ज और ये निगेटिव है चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ओके, अब बात देखते हैं कि अगर मेरे पास में ये एक मासिव बॉडी है m1 जिसका मास है, दूसरी मासिव बॉडी है इसका मास m2 है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल? जल्दी बताओ। गुड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये भी अट्रैक्ट करेगा इसे और ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को m1 m2 एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। बच्चों ध्यान से इसको बहुत अच्छे से याद रखना आपको। ये कैसा होगा? ये अट्रैक्टिव भी होगा, ठीक है, और रिपल्सिव भी होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये रिपल्सिव भी है और ये अट्रैक्टिव भी है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा बच्चों? अट्रैक्टिव। यानी कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। यानी कि अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ, यहाँ फेंकूँ तो भी ये नीचे ही आएगा, किसी और देश में फेंको तो भी नीचे ही आएगा। यानी कि ऑलवेज अट्रैक्टिव। अर्थ पे मैं इसे कहीं भी फेंक देता हूँ वो हमेशा नीचे ही आएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। अब अगली बात चलती है इसमें कि और दूसरी इसमें क्या डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। तो देखते हैं अब जरा, इसमें समझा दूं मैं आपको, यही समझा देता हूं, ठीक है। चलो इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी डिसिमिलैरिटी क्या है। पहली डिसिमिलैरिटी मैंने आपको बता दी है, दूसरी डिसिमिलैरिटी भी अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस हैं, रिपल्शन फोर्स हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम डाल देता हूँ, ठीक है,
एक इंटरवेरिंग मीडियम डाल देता हूँ, जैसे दोनों चार्ज या तो किसी ऑयल के अंदर हैं, या दोनों चार्ज किसी और दूसरे मीडियम यानी कि वाटर के अंदर हैं, या दोनों चार्ज एयर के अंदर हैं, या वो दो चार्ज किसी गैसेस के अंदर हैं, H2 के अंदर हैं, यानी कि उनके बीच में H2 है, या उनके बीच में वाटर है, या उनके बीच में ऑयल है, कुछ भी है मीडियम। तो ये जो फोर्स होगा ये बच्चों मीडियम पर डिपेंड करेगा। कौन सा वाला फोर्स? कौन सा वाला फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन द इंटरवेरिंग मीडियम। ठीक है, ये जो होगा ये इंटरवेरिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, और ये जो मीडियम का मसला है, ये मसला बच्चों ये है कि ये सारा का सारा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ठीक है, मीडियम अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होता है, इस वजह से वहाँ पर फोर्स भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात आती है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेरिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इनके बीच में कुछ भी हो उससे इसे मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, उससे इन्हें मतलब नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। आपको पता है ना, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, उनका अब आप कितना ही भी उन्हें परेशान कर लीजिए, सता लीजिए, फिर भी वो आपको उतना ही प्यार करते हैं। तो इस वजह से मम्मी पापा के प्यार में, यानी कि जो मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं आती। चाहे आप उनके लिए एक अच्छा बच्चा बने या एक बुरा बच्चा बने, कैसा ही भी बच्चा बने आप, लेकिन माँ बाप का प्यार हमेशा आपके लिए कांस्टेंट रहता है। आप पढ़ाई करिए या मत करिए, फिर भी वो आपको उतना ही चाहेंगे। बस आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ते पर चलाने के लिए वो हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं होता। तो उनका प्यार एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी इंटरवेरिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो आपका एफ जी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिख देता हूं यहां, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवेरिंग मीडियम, इंटरवेरिंग मीडियम। बच्चों बात आई समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये आपका इंटरवेरिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा, ये इंटरवेरिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब एक आखिरी इसका जो डिसिमिलैरिटी है वो ये है कि ये जो फोर्स है आपका, क्या कहते हैं, दोनों ही फोर्स एक तरीके से लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, ये डिसिमिलैरिटी में तो नहीं आएगा, ये सिमिलैरिटी में है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, आपको जल्दी से करिए। ठीक है, जल्दी 1 2 3 लीजिए। ओके, देखिए अब लास्ट में क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर इसको हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के, ये मेटल के लिए कितना होता है, मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है, वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल, ये एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, ये एक्सप्रेशन से मैंने पूछा, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन से नहीं पूछता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के भी कई सारे यूज़ होते हैं, क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तब भी ये लगता है, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। खैर अभी इंग्लिश पर नहीं जा रहे, तो मैं इसे रब किए देता हूँ। सिर्फ ये देखिए कि वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल कितनी होगी, के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ लगा देते हैं, तो इससे ऐसा नहीं लगेगा जैसे सेंटेंस में है ये। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे। और एक छोटी सी बात और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, डिसिमिलैरिटी में से भी आप काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और सुनते चले जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का यानी कि यूनिवर्स का सबसे कमज़ोर अगर कोई फोर्स है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसे भी आप डिसिमिलैरिटी में डाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।